हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट 7। इससे पहले ऑलरेडी मैं 6 सेट को डिस्कस कर चुका हूँ। उन सभी सेट के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है अपने चैनल पे। आप चाहो तो उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में। वो सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट रहेगी जितनी कि ये सेट 7 रहने वाला है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हो और अपनी कोई भी क्वेरीज वगैरह मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो the first question for today is, which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of the both houses of the parliament? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिजेक्शन ऑफ अ बिल बाय वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द अदर हाउस हैज़ पास्ड इट। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई मीन टू से कि अगर हमें बेसिकली क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। तो पहला क्या बोल रहा है कि अगर एक हाउस ने उसको पास कर दिया है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। मान के चलो एक ऑर्डिनरी बिल है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होता है ना, वो किस केस में होता है? ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। किस केस में होता है? ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। और इसमें क्या हो रहा है, मान के चलो कि एक हाउस यानी कि लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया है, राज्यसभा ने उस बिल को अभी तक पास नहीं किया है। तो ये ग्राउंड डेफिनेटली हो सकता है कि एक हाउस उसको पास कर रहा है, दूसरा हाउस उसको पास नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए तो नहीं बनेगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? बोथ हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन अ बिल। तो ये भी अगर मैं आंसर के हिसाब से देखूं तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन अ बिल, है ना। तो वैसे देखा जाए कि क्या हो गया, मतलब दोनों हाउसेज में सहमति नहीं बन पा रही कि हम बिल को अगर पास करवाना है दोनों हाउसेज से तो किन किन चीज़ों में अमेंडमेंट करनी है। ठीक है, वो डिसएग्री कर रहे हैं तो उसके लिए उसके बाद डिसएग्री कर रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी क्या होगी? जॉइंट सीटिंग होगी। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? मोर देन 6 मंथ हैव इलैप्स्ड। ये वही बात बताई मैंने आपको, जैसे मान के चलो लोकसभा ने एक बिल को पास कर दिया है, ऑर्डिनरी बिल को, राज्यसभा 6 महीने हो गए, राज्यसभा ने उस बिल पे कोई डिसीजन नहीं लिया। तो इस केस में भी क्या बुलाई जाएगी? जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी पार्लियामेंट की। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रही है? अब देखो 3 ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट 3। तो अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन ही बनेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट देने के लिए उस बिल को मना कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई ग्राउंड नहीं बना कि क्या करवाई जाएगी? जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट करवाई जाएगी। क्लियर। और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो है, इसका जो प्रोविज़न है, जो प्रिंसिपल है, वो हमने किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। क्लियर और नॉट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो सेकंड क्वेश्चन इज, हु विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम इन जो ये आप कह सकते हो साउथ के लीडर हैं, तो ज़्यादातर हम इनके बारे में नहीं पढ़ते। आपको कोई अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स को रेफर कर रहे हो तो आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा, अदरवाइज इनके बारे में ज़्यादा जानने को हमें दूसरी बुक्स में नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एस सत्यमूर्ति। पूरा नाम था इनका सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति। क्या नाम था? सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति। कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। और ये किस प्रेसिडेंसी से आते थे? ये मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे। किस प्रेसिडेंसी से आते थे? ये मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे। और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, चाहे हम बंगाल पार्टीशन कह लें, चाहे हम रॉलेट एक्ट कह लें, ठीक है, चाहे हम कह लें जलियांवाला बाग मैसेकर में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वगैरह थे, उसमें इन्होंने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर इंडिपेंडेंस 28 मार्च 1943 को जो है इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसको जरूर याद रखना। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो देखो इसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करेंगे। जैसे देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा था, अभी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। किस एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको क्या रेफर किया जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स।
अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए मॉर्ले कौन है, तो मॉर्ले कौन है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। कौन है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और मिंटो कौन है, मिंटो उस टाइम के वॉइस रॉय थे। मिंटो उस टाइम के क्या थे, वॉइस रॉय थे। तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं। तो पहली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये एक प्रोविजन था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इसमें सबसे पहली बारी किस चीज़ का आइडिया दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, कम्युनल इलेक्टोरेट्स। किसका आइडिया दिया गया था, कम्युनल इलेक्टोरेट्स का। और ये किसके लिए आया था कम्युनल इलेक्टोरेट्स का आइडिया, बस अंग्रेज़ों की वही पॉलिसी ना, डिवाइड एंड रूल, तो ये किसके लिए आया था, मुस्लिम्स के लिए। ये क्या था, कम्युनल इलेक्टोरेट्स क्या थे कि एक जगह से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा, और उसके लिए जो लोग वोट करेंगे वो भी कौन होंगे, मुस्लिम्स ही होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या फिर और क्या बोलते हैं इसे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्लियर और नॉट। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं दैट हु इज़ द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया, हु इज़ द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया, इसका आंसर क्या होगा। जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो वाइस रॉय थे, वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया। क्लियर हो गया, ओके। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द पंजाब लिटरेरी ट्रेडिशन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम का बच्चों। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है शेख फरीद जी। क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है शेख फरीद जी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक पूछ सकते हैं कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर। क्या पूछ सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर। तो वो कौन है, भाई वीर सिंह। कौन है, भाई वीर सिंह। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इसके साथ याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, शेख फरीद जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है हर एग्जाम में, चाहे पीपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई पंजाब का कोई और एग्जाम हो, PSSB का एग्जाम हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन PPSC 2019 का जो सीनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें भी मिलेगा ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में हमारी क्या क्या आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, और क्या आता है, प्रेसिडेंट आता है। तो आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब सुभाष चंद्र बोस एज प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स। फर्स्ट टाइम गांधी जी जो हैं सुभाष चंद्र बोस को मिले थे 1921 में। कब मिले थे, 1921 में मिले थे। इसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे 1938 में एक सेशन में, और उस सेशन का नाम क्या था, हरिपुरा सेशन। क्या नाम था, हरिपुरा सेशन। उसके बाद अगले साल 1939 में फर्स्ट इंस्टेंस में ये त्रिपुरी सेशन में भी प्रेसिडेंट चुने गए थे। कौन से सेशन में प्रेसिडेंट चुने गए थे, त्रिपुरी सेशन में भी प्रेसिडेंट चुने गए थे। बट इन्होंने एज प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दिया था। क्या कर दिया था, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और इनके रिज़ाइन इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि उस कैंडिडेट में इन्होंने किसको हराया था, वो कैंडिडेट जिसे गांधी जी बैक कर रहे थे। और गांधी जी किसको बैक कर रहे थे, पिट्टवी सितार मैया को बैन कर रहे थे। किसको बैन कर रहे थे, पिट्टवी सितार मैया को बैक कर रहे थे। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट थे ये हार गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। तो प्रेसिडेंट तो पिट्टवी सितार मैया भी नहीं बने थे। तो क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट बने कौन थे, तो प्रेसिडेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद बने थे भाई साहब प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया, ओके। तो ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर क्या था, सी ऑप्शन, महात्मा गांधी।
अब यहाँ पे और अगर हम देखें मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने क्या प्रिपेयर करी थी, नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी। क्या प्रिपेयर करी थी इन्होंने, नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी। और इसके अलावा जो स्वराज पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, स्वराज पार्टी, उसके भी ये क्या थे, सेक्रेटरी थे। स्वराज पार्टी के ये क्या थे, सेक्रेटरी। आई रिपीट, क्या थे ये, सेक्रेटरी थे। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी जानते हो ना आपकी, कांग्रेस से ही निकला था ये जो ये पार्टी है, कांग्रेस के ही जो लोग थे उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो स्वराज पार्टी के जो आप कह सकते हो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सी आर दास। कौन, सी आर दास, ये प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के। क्लियर हो गया, ओके गुड। इसके अलावा और अगर हम देखें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने याद रखना अपना एक टाइटल रिटर्न कर दिया था अंग्रेज़ों को, उसको क्या बोलते हैं, नाइटहुड का टाइटल। कौन सा टाइटल, नाइटहुड का टाइटल इन्होंने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। इन्होंने टाइटल को क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। ठीक है, और ये तो पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। और अपनी कौन सी राइटिंग्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था, फॉर गीतांजलि। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्लियर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब आया था इंडिया, 1928 में। एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या है, स्टैनले बाल्डविन। ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब किया जाना था, 1929 में किया जाना था, पर गठन 2 साल पहले ही कर दिया गया था 1927 में। इसका रीज़न क्या था, 1929 में इंग्लैंड में इलेक्शंस होने थे और कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, लेबर पार्टी सरकार बना सकती है। और 1927 तक कौन सी रूलिंग पार्टी थी इंग्लैंड में, कंजर्वेटिव पार्टी। तो डिसाइड किया गया कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कि लेबर पार्टी जो कुछ हद तक सिंपैथी शो करती थी इंडियंस की तरफ, तो क्योंकि मतलब लेबर पार्टी बनाएगी ना साइमन कमीशन, और वो साइमन कमीशन में कहीं ना कहीं हो सकता था कि इंडियंस की तरफ कोई सहानुभूति रखते और साइमन कमीशन में कुछ इंडियंस को भी इंक्लूड करते। पर जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, इन्होंने जो साइमन कमीशन बनाया था, इसमें सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, गोरे थे। सारे के सारे कौन थे, गोरे थे। इसलिए साइमन कमीशन को और क्या बोला जाता है, वाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं इसे। इसको क्या बोलते हैं, वाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है। क्लियर हो गया सभी को, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिखिज्म। ट्रैवल बाय मेड बाय गुरु नानक आर डॉक्यूमेंटेड इन टेक्स्ट कॉल्ड जन्म सखीज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, गुरु नानक विजिटेड 100 ऑफ इंटरफेथ इंस्टीट्यूशन बाय फुट एंड इट इज़ कॉल्ड उदासीस। ये भी बिल्कुल सही है। और इनको अकम्पनी करने वाले कौन थे, तो वो कंपनी इन्होंने जो है इनकी उदासीस में किसने किया था इनको, पाई मर्दाना जी। किसने किया था, पाई मर्दाना जी। तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2। नाइन्थ क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। इस क्वेश्चन का देखो सही आंसर पता है क्या है, ज़्यादा नहीं सोचना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। यानी कि देखो जैसे अगर आपको कोई 10 रुपये दे रहा है, 20 रुपये दे रहा है, 50, 100, 200, 500, 2000 दे रहा है, या कोई कॉइन दे रहा है, तो आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते। लेने से क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको ये डिनोमिनेशन बताई है, चाहे कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, इनको क्या कंसिडर किया जाता है, लीगल टेंडर मनी कंसिडर किया जाता है, और आप इनको लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते किसी को भी। क्लियर हो गया, तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ओके। इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड्स इज डिनोमिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एनी गेसेस, ओके। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है अंडर सेक्शन, इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लो, अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी डिनोमिनेशंस के नोट्स इशू करने हैं, और किसकी रिकमेंडेशन पे करता है वो ऐसा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। किसकी रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गांधी जी? तो देखो इसमें भी एलिमिनेट करते हैं। पहली स्टेटमेंट सही है, गलत है। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा मखानजी एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, बिल्कुल सही है। गांधी रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ अराउंड 46 ईयर्स, हमें पता ना गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले इज एज्यूम टू बी द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो कौन सी सही नहीं पूछा है हमें? क्या पूछा है? कौन सी सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम, दैट इज डी ऑप्शन। अरे 1918 में थोड़ी फॉर्म किया था इन्होंने, 1915 में इंडिया आए थे ना। एक साल इन्होंने भारत को ऑब्जर्व किया, भारत में अलग अलग जगह गए, लोगों की प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पे देखा और 1916 में इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। कहाँ पे? साबरमती। कहाँ पे? साबरमती। तो यहाँ 1918 अगर की जगह अगर 1916 होता तो ठीक था, बट ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। इसके अलावा गांधी जी से जुड़े आप लोगों ने 3 आंदोलन जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले जो उन्होंने आते इंडिया में आने के बाद किए थे, सबसे पहला कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? चंपारण, जो कि बिहार में है, राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला। और यहाँ पे गांधी जी ने किसका विरोध किया था? 3 कठिया सिस्टम का। किसका विरोध किया था? 3 कठिया सिस्टम का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? 3 कठिया सिस्टम। क्लियर हो गया? और इसको क्या बोला जाता है? गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है इंडिया में। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके ये हुआ था 1917 में। इसके बाद अगला अगर मैं आपको बताऊं तो वो कौन सा था? 1918 में कौन सा था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कौन सा था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसको बोला जाता है, यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में हंगर स्ट्राइक करी थी। क्या करी थी इन्होंने? हंगर स्ट्राइक करी थी। क्या करी थी? हंगर स्ट्राइक। ठीक है। फिर 1918 में ही एक और क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? 1918 में ही, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था भाई? खेड़ा सत्याग्रह। समझ गए मेरी बात सारे जने? ओके, ये था 1918 में। क्लियर? तो क्रोनोलॉजी में आपने याद रखना है, पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद कौन सा आ गया? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा कौन सा आ गया? खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये इन चारों में से क्या है? तो ये सिंपल आंसर है। इसका आंसर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये ऐड किया गया था आर्टिकल 51A के थ्रू, आर्टिकल 51A के थ्रू। और इसके लिए अमेंडमेंट कौन सी है? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये ऐड किया गया था? तो ये भी याद रखना आपने, स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये ऐड किया गया था। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। मेरे को आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, वो किस अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाबा गुरदित सिंह ऑफ कोमागट्टा मारू वॉज बोर्न? कोमागट्टा मारू आप सभी को पता होगा। कोमागट्टा मारू बेसिकली क्या था? एक शिप का नाम था। किसका नाम था? एक शिप का नाम था जो कि कहाँ जा रही थी? वैंकूवर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? वैंकूवर जा रही थी। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ जा रही थी? वैंकूवर गई थी। ठीक है। और वैंकूवर में इनको कनाडा में यानी कि एंट्री नहीं मिली थी और इनको वापस कहाँ भेज दिया गया था? इंडिया भेज दिया गया था। और इसमें टोटल पंजाब से कितने पैसेंजर्स थे? 367 पैसेंजर्स थे। वापस भेज दिया गया और वापस इनको कहाँ भेजा गया था? कलकत्ता भेजा गया था। और कलकत्ता में क्वेश्चन आता है कि कौन से पोर्ट पे ये लोग आए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? भुज पोर्ट। कौन सा पोर्ट? भुज पोर्ट पे ये लोग आए थे। ठीक है। और वहाँ पे जब ये पहुँचे थे तो पैसेंजर्स की झड़प भी हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। और उसके बाद जो ये हैं हमारे बाबा गुरदित सिंह, इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने अरेस्ट भी कर दिया था, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था। किसके कहने पे सरेंडर किया था? तो गांधी जी के कहने पे सरेंडर किया था। किसके कहने पे सरेंडर किया था? गांधी जी के कहने पे सरेंडर किया था। और इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। केड़ी सज़ा दे दी गई थी इनको? काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। समझ गए मेरी बात सारे जने? ओके। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि जो ये शिप थी,
जो ये कॉमागट्टा मारू जो शिप थी, इसको रीनेम करके क्या इसका नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था नानक शिप। कॉमागट्टा मारू तो जैपनीज नाम हो गया ना, तो इसको नाम क्या दिया गया था, नानक शिप दिया गया था। और इस शिप के जो कैप्टन थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, टी यामाहाता। क्या नाम था भाई, टी यामाहाता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है ये। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पंजाब केसरी लाला लाजपत राय डाइड। तो इनकी डेथ हम सब जानते हैं कब हुई थी, 17 नवंबर, जस्ट अ सेकेंड, 17 नवंबर 17 नवंबर 1928 को। आफ्टर देखो क्या हुआ था, साइमन कमीशन अभी हमने बात करी ना, तो साइमन कमीशन जब लाहौर आया तो उसका जमकर लोगों ने विरोध किया, और विरोध को लीड कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो पुलिस वालों ने क्या किया, मतलब जो लाहौर के आप कह सकते हो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को चोट आई थी, और लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 में डेथ हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो इनकी मौत का बदला किन्होंने लिया था, HSRA के लोग थे, दैट इज़ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कौन, सुखदेव, इन्होंने भगत सिंह की मौत का बदला लिया था, किसको मार के, SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को मार के इनकी मौत का बदला लिया था। और इसी इंसिडेंट को क्या बोला जाता है फेमसली, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। क्लियर, ओके। अच्छा, इसके अलावा और आपने याद रखनी है एक चीज़, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लाला लाजपत राय जो हैं, लाला लाजपत राय से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनका जो है जन्म कहाँ पे हुआ है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, इनका जन्म हुआ है मोगा। कहाँ पे हुआ है इनका जन्म, मोगा में हुआ है। मोगा में एक विलेज है, धुड़की विलेज। ठीक है, देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन में मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, बट आप लोगों ने इसका आंसर याद रखना है, धुड़की। क्लियर, अच्छा। और इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉलेज। किसके ये फाउंडर थे, नेशनल कॉलेज के ये फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे, नेशनल कॉलेज जो है उसके ये फाउंडर भी थे। क्लियर हो गया। और इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम क्या है, लक्ष्मी, इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है, लक्ष्मी नारायण इंश्योरेंस कंपनी के भी ये फाउंडर थे। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर ये भी थे। ठीक है, 1894 में बना था ना पंजाब नेशनल बैंक, तो उसमें से एक फाउंडर कौन थे, ये भी थे, दैट इज़ लाला लाजपत राय जी। क्लियर और नॉट, ओके। इसके अलावा और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, हु वाज द लास्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब। तो ये इसका आंसर क्या है, महाराजा दिलीप सिंह। 1848 से लेके 1849 तक चली थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, और इस सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद क्या था, अंग्रेज जीत गए थे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है, और फाइनली पंजाब का एनेक्सेशन कर लिया गया था। और जब पंजाब का एनेक्सेशन किया गया था तो भारत के गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और 4 लड़ाइयाँ हुई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, आपने याद रखना है। कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, 4 लड़ाइयाँ। कोड वर्ड याद रख लेना, RCMG, RCMG। आर से क्या मतलब होगा, रूपनगर। आर से मतलब क्या होगा, रूपनगर। सी से मतलब क्या होगा, चिलियांवाल। क्या होगा, चिलियांवाल। और फिर क्या आ गया, एम से मतलब क्या होगा, बैटल ऑफ मुल्तान। क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ चिलियांवाल, बैटल ऑफ आई थिंक मैं ये आर से ही गलत बोल रहा हूँ शायद, आई एम नॉट रिमेंबरिंग। आर से शायद नाम कुछ और था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताओ। लास्ट आ गया जी का मतलब क्या है यहाँ पे, बैटल ऑफ गुजरात, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ गन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ गन्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे गन्स का इस्तेमाल हुआ था बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, तो पहली 2 जैसा मैंने आपको बताया RC, पहली 2 कौन जीता था, पहली 2 जीते थे सिख। कौन जीते थे, सिख। और जो दूसरी 2 थी, लास्ट आखिरी 2 थी, M और G यानी कि मुल्तान और गुजरात, ये कौन जीते थे, ब्रिटिशर्स जीते थे। कौन जीते थे, ब्रिटिशर्स। और इसी वॉर के बाद जो है पंजाब का एनेक्सेशन हो गया था, और सबसे जो पंजाब के महाराजा थे, दैट इज़ महाराजा दिलीप सिंह, उनको अंग्रेज़ों का क्या बना दिया गया था, पेंशनर बना के इनको कहाँ भेज दिया गया था, ब्रिटेन भेज दिया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया था। क्लियर और नॉट,
क्लियर हो गया ना। अच्छा, फर्स्ट रूलर कौन थे? तो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल को बिलोंग करते थे? तो याद रखना, महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे सुक्कर चक्या मिसल को। किस मिसल को बिलोंग करते थे? सुक्कर चक्या मिसल को ये बिलोंग करते थे। क्लियर? तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस को बनाने में आपके लिए, ठीक है। टाइम भी लगता है मेरा और एफर्ट भी लगते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसका सेट 8 भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।